आशा शिंदे अलगापा, रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक बतौर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं अमेरिका से, वरिष्ठ पत्रकार अहमर मस्तिकान और साथ ही साथ ईरानी विशेषज्ञ मौलाना असलम रिजवी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताती चलूं, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर आज सुबह बड़े हमले किए, उसमें बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत से जुड़े हुए जानकारियां सामने आ रही हैं और बड़े ऑफिशियल्स की भी जान जाने की खबर इस बीच सामने आ रही है। चर्चा की शुरुआत मौलाना असलम रिजवी जी आप ही से करना चाह रही हूं। जरा आप ये समझाइए कि आज सुबह से अभी तक जो तस्वीर सामने आई, क्या वो अभी थमी या फिर विध्वंस और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी भी वहां पर हमले हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनल में मौजूद लोगों को, नैना मैडम आपको भी कि बहुत अच्छे से आप ये प्रोग्राम आगे बढ़ाती हैं। इससे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूं और बहुत ही मेरा अच्छा अनुभव था, तजुर्बा था। एक दीवाना पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त खतरा बना हुआ है, जिसके पास कोई सेंस नहीं है। मुझे ये खबर ये भी मिली कि खुद यूरोप के बहुत से मुल्कों ने इस दीवाने को ये समझाया था कि ईरान पर अटैक न करो। ईरान के लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुआ करते हैं और वो मरने और मारने दोनों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमारी खुद मुख्तारी पर, संप्रभुता पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने ये देखा कि जनेवा तक में जो टॉक हुआ, जो मुज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई, उसमें अमेरिका ने एक ही शर्त लगाई कि तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये तो मैडम एक तरह से जुल्म है मौलाना कि असलम जी, आप ये तो जिस दीवाने की आप बात कर रहे हैं, ये दीवाना ईरान का पड़ोसी है या फिर दुनिया की सुपर पावर आपके लिहाज से? दुनिया की सुपर पावर तो है, लेकिन ईरान ने उसे सुपर पावर नहीं माना। इसलिए उसने जो है ईरान पर इजराइल के जरिए, यानी बाप और बेटे ने मिलकर ये ईरान पर हमला किया। लेकिन आपके पैनल में इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैं इन सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा ये लोग बोलते हैं। आज ये भी आपको बताएंगे कि ईरान एक अकेला मुल्क है जो 47 ईयर्स से, जब वहाँ पर क्रांति आई इमाम खुमैनी की क़यादत में, उनकी रहबरी में, जब वहाँ पर मोहम्मद रज़ा पहलवी को, वहाँ जो 2500 साल शहनशाहियत थी, उसको इमाम खुमैनी ने हटाया और हुकूमत कायम की। उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से ईरान पर अटैक कर रहा है, और बहाने भी ऐसे कि इंसान को हंसी आती है। जैसे उसने टॉक्स से पहले ये कह दिया कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम हमला करेंगे। आप फैसला कीजिए। माशाल्लाह विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। जब किसी से कोई बात होती है तो बात करने के पहले क्या ये कहा जाता है? इंसाफ से बताइए। यानी कि ये इसको ऐसे समझा जाए असलम रिजवी जी कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर थी। मैं इसी सवाल के साथ में जा रही हूँ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी का रुख करते हुए। संजीव जी, बड़े लंबे वक्त से लगातार इन सारी परिस्थितियों पर हम चर्चा करते रहे। ईरान और इजराइल एक दूसरे को आंखें दिखाते रहे और ये कहा जाए अम्ब्रेला जो बड़ा रहा वो अमेरिका का रहा इजराइल को लेकर। और यही बात है कि बार बार यही इसी बात का जिक्र रिजवी साहब भी कर रहे हैं कि जेनेवा में जो हो रहा था 3 दौर की बातचीत, और ये दावा किया जा रहा था कि बातचीत के जरिए चीजों को संभाला जाएगा, लेकिन वो क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, बल्कि इस जिनेवा बैठक की आड़ में इस युद्ध की एक पटकथा लिखी जा रही थी क्या? नैना जी बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों नमस्कार मेरा। देखिए, आज जो ये युद्ध शुरू हुआ है, आज दोपहर के दरमियान भारतीय समय के अनुसार, नैना जी ये तो देखिए अवश्यंभावी था, होना था। कारण ये है कि जो आज हमने देखा, इस आज से हम पिछले 3 महीने करें या फिर मैं और पीछे जाऊं कि लास्ट ईयर जून के बाद से, जब से ऑपरेशन हैमर वगैरह चला था, तब से ही ये बात एक तरह से प्रिपरेशन चालू हो गई थी। अगर आप ध्यान से देखें, कहानी यहां नहीं पड़ती, इसके रीजन में पीछे और जाता हूं मैं। कारण ये है कि जब से ये टैरिफ का जो बम चलाया उन्होंने, जो पनिशमेंट का दुनिया को देने का उन्होंने चलाया, इसमें एक स्टेट आता है चाइना।
चाइना जब जब वो चाइना को टाइट करने की कोशिश करता है अमेरिका या टैरिफ लगाता है तो चाइना उसको उल्टा ही टाइट कर देता है। अभी क्या हुआ कि चाइना को पकड़ने की, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल उसके कब्जे में है, मेटल का उसके पास बहुत बड़ा कब्जा है, सेमीकंडक्टर में 50% उसका कब्जा है। और ये सब इतनी असुरक्षा अमेरिका के अंदर कहां से आई? ये सब असुरक्षा आई कि उसको आज लगता है कि अगले 15 साल के अंदर अमेरिका की जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसको झटका लगना ही लगना है। तो अब ये सब चीजों को मैं ये प्रस्तावना देके मैं ये आता हूं कि अमेरिका ये सोचता है कि मैं चाइना को टाइट करूं तो करूं कहां से? ये उन्होंने चुना। देखिए, वेनेजुएला पे अटैक किया, एक प्रेसिडेंट को आपने उठा लिया। वो प्रेसिडेंट अच्छे थे बुरे थे, आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी देश के एक स्वतंत्र राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के अपने देश में लेके जाएं। एनीवे, खैर मैं इस पर आता हूं कि क्यों किया। उन्होंने किया क्योंकि चाइना उनसे सस्ता तेल ले रहा था, बल्कि चाइना ने जो उनको बड़े बड़े कर्ज दिए थे उसके एवज में ऑलमोस्ट मुफ्त बहुत सारा तेल ले रहा था। तो वो रास्ता उन्होंने बंद किया। दूसरा, वो चाहते हैं कि एनर्जी जो संसाधन है जो मिडिल ईस्ट के, खासकर ईरान के पास, इसको टाइट किया जाए। तो क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके एनर्जी रिसोर्सेज का, ऑयल का, यहां से जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। अब यहां से अगर उसके कब्जे में आ गया तो चाइना को फिर वो टाइट करने का उसको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि अपनी सुपरमेसी को वहीं पर रखने का उसके पास, यानी जो सिंहासन उनके पास है उसको बचाने का। लेकिन कर्नल संजीव मलिक, ये कहा जाए कि जो अमेरिका की भूख है तेल की, वो तो वेनेजुएला से भी पूरी हो सकती थी। क्या ये भूख इतनी ज्यादा गहरी है कि वो उसके लिए ईरान की तरफ बार बार रुख करना पड़ रहा है? जी, भूख तेल की नहीं है। भूख है कि पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होना है, ये भूख है। क्योंकि वो तेल पे कब्जा हो ना हो, अगर दुनिया का व्यापार जितना ज्यादा डॉलर में होगा उतना ज्यादा उसकी मजबूती रहेगी, पूरी दुनिया के ऊपर पकड़ रहेगी, वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है पूरी दुनिया के ऊपर। चलिए, ये तो मैं प्रस्तावना दिया। अब मैं आता हूं आज की सिनेरियो पे। देखिए, जो ऑपरेशन चला है, मैं जैसे कह चुका हूं, ये तो होना ही था। ये जो टॉक्स होना, टॉक्स की ये जगह बदलना, वेन्यू बदलना, ये सब बहाने थे, ये पर्दा था। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था ये ईरान को भी मालूम था और ये अमेरिका को भी मालूम था कि दोनों एक दूसरे को, यानी अविश्वास का वातावरण इतना ज्यादा कि दोनों को मालूम है। उन्होंने शर्तें इतनी ज्यादा रखी, कोई भी खुद मुख्तार कंट्री इतनी नहीं मानेगा। मुझे लगता है कि ईरान के पक्ष में वो दो चीजें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने में अमेरिका सफल रहता है, वो दो ही चीजें हैं। एक तो ये कि वहां की जो सोसाइटी को उन्होंने जो तरह क्लोज करके रखा हुआ है, एक तो वहां पे वो ह्यूमन राइट वायलेशन का असर देता है। दूसरा, कहता है अमेरिका कि देखिए, इजराइल के अस्तित्व पे ईरान का सवाल उठाना ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वहां की भी जनसंख्या, वो भी इंसान है। तो ये इस दो चीजें को पूरे वर्ल्ड को एक साथ कर लेता है। बाकी अगर बात करी जाए, पूरे दुनिया में परमाणु जो ईंधन है, परमाणु एनर्जी है, इस पर अमेरिका का कब से आधिपत्य होने लगा? अमेरिका ने बहुत सारे मौकों पर खुद ही लोगों को छूट दी, उसको एक तरह से फायदा मुफ्त करने की। अपने मन चाहे देशों को वो देता है कि आप ईंधन ले लीजिए, और जिसको चाहता है उसको मना करने की कोशिश करता है। क्या 71 के बाद, 74 के बाद हमने कितने झेले? हमको सब कुछ बंद कर, हमको नट एंड बोल्ट के लिए तरसना पड़ा। एनीवे, अब कमिंग टू आज की डेट में, देखिए, तब ये अटैक होने के लिए टाइम इसलिए बाय किया गया क्योंकि इस वक्त के अंदर अमेरिका हर तरह से ये सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि ईरान को चारों तरफ से स्क्वीज किया जाए। मतलब लेकिन सर, ईरान और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी तो कई बड़ी चुनौतियां हैं। वही बात है कि अपने क्या हाथ गंदे करने के लिए इस रूप में तैयार भी थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो उनके सामने इतनी तमाम चुनौतियां हैं, खासतौर से मिड टर्म इलेक्शन है। और ये जो पूरे तनाव की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार बोलते रहे बातचीत का जरिया, लेकिन नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे नहीं, इजराइल बार बार कहता रहा ईरान को कंट्रोल करना है। वेल, मैं आगे बढ़ूं, इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान इजराइल जंग के बीच में जो बड़ी खबर सामने आई कि इजराइल ने जिस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया, इस दौरान खबर है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। आमिर नजीरजादे की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरानी सेना प्रमुख की मौत की खबर है। ईरानी सेना के प्रमुख हमले में मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आई। और सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं, खबर यह है कि कई ईरान के सुपर ऑफिशियल्स की भी इस बीच जान जाने की खबर है। हालांकि जल्द ही पुष्टि होगी ये कहा जाए, लेकिन अभी जो अंदर खाने से सामने आ रही है, क्योंकि जिस रूप में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले ईरान पर किए थे,
बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं ईरान को। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जरूर की है, इसमें भी कोई शक नहीं। एक बार फिर से जल्दी से मेहमानों का रुख करती हूँ। विंग कमांडर सहाय, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से बड़ी तैयारियां की गई थी, ये एक बड़ा नुकसान कहा जाए जिस तरह से, चाहे बात रक्षा मंत्री की हो या फिर ऑफिशियल्स की जान जाने की खबर, ये इजराइल के हमले बड़े सटीक रहे हैं क्या? जी हाँ नैना जी, देखिए इजराइल और अमेरिका का जो भी आक्रमण हुआ है, जो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक हुआ है, वो सिर्फ ईरान के लीडरशिप पे हुआ है और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम पे हुआ है, क्योंकि अभी भी ये ऑल आउट अटैक इजराइल और अमेरिका ने नहीं किया है। ये जो सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स हैं, इसमें सिर्फ लीडरशिप को अभी मारा जा रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ को मारा गया। जैसे करमनशाह जो है पश्चिमी ईरान में एक जगह, वहां पर उनका एक बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था SA-65, उसको तबाह किया गया है। तो अभी इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हेवी बॉम्बिंग है, न्यूक्लियर साइट्स पर कोई अटैक नहीं हुए हैं, मिसाइल अंडरग्राउंड जो इनकी मिसाइल सिटी है उस पर अभी आक्रमण नहीं हुआ है। इसी बीच में ईरान ने अपना रिएक्शन दिखा दिया और वो बहुत बौखला करके उसने मिडिल ईस्ट के सारे 7-8 देशों पर उसने आक्रमण कर दिया, जिसमें वो देश भी है जो तटस्थ रहा था, वो देश भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।